नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्स सिस्टम में आ रहे कुछ कह सकते हैं बड़े बदलावों की, खासकर वो जो 2025 में या उसके आसपास लागू होने की उम्मीद है। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे डायरेक्ट टैक्स में जो भी सुधार हो रहे हैं उनका जिक्र है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन बदलावों को थोड़ा आसान भाषा में समझें, मेन पॉइंट्स क्या हैं वो देखें, और ये भी कि आम टैक्स पेयर और बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। इसमें लग रहा है कि 22 सितंबर 2025 से एक बड़ा चेंज आ रहा है। सुना है कि पहले जो काफ़ी सारी दरें थी वो अब कम हो रही हैं, मतलब मेनली 2 स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%। हाँ, मोटे तौर पर तो यही है। 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब्स। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लग्जरी आइटम्स हैं या सिन गुड्स हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, उन पर एक नई ऊंची दर लगेगी 40% की। अच्छा, 40%। हाँ, और जो एकदम जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल आइटम्स, उन पर 0% स्लैब बना रहेगा। तो वो एक राहत की बात है। इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो है सिस्टम को सिंपल बनाना। सिंप्लीफिकेशन, राइट? हाँ, देखिए, जब रेट्स कम और क्लियर होते हैं ना, तो बिजनेस के लिए वो कैलकुलेशन करना, रिटर्न फाइल करना, जी, ये सब आसान हो जाता है। सही बात है। तो ये सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस है, उसी डायरेक्शन में एक कदम लगता है। अच्छा, इसमें एक और बात निकल कर आ रही है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजों पर जीएसटी घटाकर सीधा 5% कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे पैक्ड फूड, टूथपेस्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाएं, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाइट गुड्स यानी घरेलू उपकरण। कारें भी, मीडियम और बड़ी वाली। हाँ, कारें, सीमेंट, लिस्ट काफी लंबी है। तो इसका असर तो सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। बिल्कुल। ये कदम देखकर तो यही लगता है कि फोकस कंज्यूमर पर है। शायद इरादा ये है कि महंगाई पर थोड़ी लगाम लगे और लोगों की खरीदने की ताकत बढ़े। डिमांड बूस्ट करने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। जब डेली यूज की चीजें थोड़ी सस्ती होती हैं, तो घर के बजट पर सीधा असर पड़ता है। सही। अच्छा, इस पर इंडस्ट्री का क्या कहना है? बिजनेस वाले खुश हैं या कुछ चिंताएं भी हैं? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर बड़े बिजनेस ने तो इसका स्वागत किया है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इससे कंप्लायंस आसान होगा। हम्म। शायद इन्फ्लेशन पर भी कुछ कंट्रोल हो और इकोनॉमी को थोड़ा पुश मिले। हम्म। लेकिन एक चिंता जरूर है, वो क्या? राज्यों के रेवेन्यू को लेकर। एक अनुमान है कि इस बदलाव से स्टेट्स को करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। ओह, 48,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, करीब $5.5 बिलियन। पर यह भी है कि पहले जो अनुमान था वो तो 1.8 ट्रिलियन तक के नुकसान का था। अच्छा, तो उसके मुकाबले कम है। अब बदलाव प्लान हो रहा है, शायद पूरा का पूरा कानून ही बदलने की तैयारी है। 1961 वाला एक्ट। हाँ, बिल्कुल। ये कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है। एक पूरी तरह से नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात चल रही है। और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। मतलब जो पुराना कानून था उसमें करीब 800 से ज्यादा सेक्शंस थे। हाँ, काफी बड़ा था। चैप्टर्स भी 50 से ऊपर थे। अब जो नया बिल है उसमें सेक्शंस घटाकर करीब 530-540 कर दिए हैं। चैप्टर्स भी आधे से कम, करीब 23 रह गए हैं। पूरा एक्ट भी काफी स्लिम हो गया है। तो मकसद तो वही, सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन। एग्जैक्टली, एक आधुनिक सरल टैक्स कोड जो आज की जरूरतों के हिसाब से हो। और इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे फेसलेस डिजिटल असेसमेंट। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आता है, फेसलेस। इसका मकसद है कि पूरी असेसमेंट प्रक्रिया ऑनलाइन हो, बिना टैक्स पेयर और ऑफिसर के आमने सामने आए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन की गुंजाइश कम होगी, ऐसी उम्मीद है। ये तो काफी बड़ा बदलाव है इंटरैक्शन के तरीके में। हाँ, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पेयर्स के बीच के रिश्ते को बदल सकता है। अच्छा, एक और बदलाव जो सुनने में आ रहा है वो है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। अभी तक जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चलता था वो खत्म। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बदलाव है। देखिए, बहुत से लोगों को, खासकर नए बिजनेस वालों को, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन रहता था। सही बात है। अब एक ही कर वर्ष या टैक्स ईयर होगा। जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर होगा, उसी के लिए टैक्स फाइलिंग होगी। टाइमलाइन काफी सिंपल हो जाएगी। और टैक्स पेयर्स के राइट्स की बात करें तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ नया है इसमें? हाँ, कुछ सेफगार्ड्स डाले गए हैं। जैसे टैक्स अधिकारियों को कोई भी एडवर्स एक्शन, मतलब कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले एक नोटिस देना जरूरी होगा। ओके।
एक और अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने ITR देर से फाइल किया है तो भी TDS रिफंड मिल सकेगा। मतलब लेट फाइलिंग की वजह से रिफंड रुकेगा नहीं, अगर बाकी सब ठीक है तो, बिना पेनल्टी के। ये तो राहत की बात है। हाँ, और जो धार्मिक ट्रस्ट है उनको जो गुमनाम डोनेशन मिलता है उस पर थोड़ी सख्ती की गई है, शायद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। अच्छा, आजकल ये क्रिप्टो NFT वगैरह का बहुत चलन है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनको लेकर कुछ क्लैरिटी आई है नए कानून में? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA जैसे क्रिप्टो करेंसी, NFT, इनको क्लियरली डिफाइन किया गया है और इन्हें एसेट यानी संपत्ति माना जाएगा जिस पर टैक्स लगेगा, तो रूल्स और क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेन सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स रिलीफ मिलती थी उसे एक्सटेंड किया गया है। जैसे सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को सेक्शन 1023 FE में पूरी छूट दी गई है। अच्छा, ये विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। हाँ, ऐसा लगता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की एक और कोशिश। और जो छोटे कारोबारी हैं, MSMEs या जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम लेते हैं, उनके लिए भी कुछ है? जी हाँ, उनके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है जिसमें आप एक अनुमानित आय पर टैक्स दे देते हैं, हाँ, वो टर्नओवर के बेसिस पे। बिल्कुल, उसका फायदा अब उन स्टार्टअप्स को भी मिलेगा जो 1 अप्रैल 2030 तक रजिस्टर होते हैं। पहले ये लिमिट शायद 2025 तक थी, तो ये एक एक्सटेंशन है। स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। हाँ, और इस स्कीम के तहत जो टर्नओवर की लिमिट्स थी वो भी बढ़ाई गई हैं। जैसे बिजनेस के लिए शायद 2 करोड़ तक और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख तक। तो इससे और छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स इसके दायरे में आ जाएंगे? सही, उनके लिए टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी। ये तो काफी बड़े और स्ट्रक्चरल बदलाव लग रहे हैं इनकम टैक्स में। तो ये नया एक्ट लागू कब से होगा, कोई टाइमलाइन है? देखिए, अभी तो ये बिल के स्टेज पर है। प्लान ये है कि संसद से पास होने के बाद इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए। अच्छा, 2026 से, यानी अभी करीब 1.5-2 साल हैं। हाँ, इतना समय लगेगा भी। टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को, टैक्स डिपार्टमेंट को, सबको इन नए नियमों को समझने और अपनाने के लिए वक्त चाहिए होगा। सही बात है। इतने बड़े बदलाव हैं तो तैयारी का समय तो चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये नया कानून 2026 में आता है तब तक के लिए क्या बजट 25-26 में कुछ फौरी राहतें दी गई हैं, खासकर डायरेक्ट टैक्स में? हाँ, कुछ अंतरिम राहतें या एडजस्टमेंट्स बजट के जरिए की गई हैं। और सबसे बड़ी खबर शायद मिडिल क्लास के लिए है। हाँ, मैंने भी सुना, वो 12 लाख वाली बात। जी, जो नई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख तक जीरो टैक्स, ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, ये एक सिग्निफिकेंट जंप है पिछली लिमिट से। हाँ, और अगर आप सैलरीड है, वेतन भोगी कर्मचारी, हाँ, तो 7,500 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है उसको जोड़ लें। तो इफेक्टिवली 12.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है। वाह, 12.5 लाख से ज्यादा। जी, तो इसका मतलब है कि लाखों टैक्स पेयर्स या तो टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे या उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। जाहिर है, इससे लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। अच्छा, रिटर्न फाइलिंग में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अपडेटेड रिटर्न का समय बढ़ाया है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब टैक्स पेयर्स जो है वो संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 4 साल तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 4 साल, पहले तो शायद 2 साल था। आधा समय मिलेगा अगर कोई इनकम रिपोर्ट करना भूल गए थे या कोई गलती हो गई थी। लेकिन इसमें एक पेंच है वो क्या? कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। देरी के हिसाब से 25% से लेकर 70% तक का एडिशनल टैक्स या जुर्माना लग सकता है। ओहो, तो ये बस भूल सुधार के लिए, टैक्स बचाने के लिए नहीं? बिल्कुल, ये उनके लिए है जो किसी जेन्युइन कारण से समय पर सही रिटर्न नहीं भर पाए थे, उनके लिए एक मौका है। समझ गया। अच्छा, TDS और TCS में भी कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ, कुछ लिमिट्स में राहत दी गई है। जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है LRS, जिसके तहत आप विदेश पैसा भेजते हैं। हाँ, उस पर TCS कटता था 7 लाख रुपए से ऊपर भेजने पर। अब वो लिमिट बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। ओके, तो 10 लाख तक भेजने पर अब TCS नहीं लगेगा, कुछ खास मामलों को छोड़कर। जी, और जो पैसा एजुकेशन लोन लेकर विदेश भेजा जा रहा है पढ़ाई के लिए, उस पर TCS पूरी तरह हटा दिया गया है। ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए तक की जो ब्याज से इनकम होती है उस पर TDS नहीं कटेगा। और जो लोग अपना घर किराए पर देते हैं उनके लिए भी एक बदलाव है
किराए पर टीडीएस काटने की जो सालाना लिमिट थी 2.5 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यानी अगर साल का किराया 6 लाख से कम है तो किराएदार को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मोटे तौर पर हाँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ टेनेंट्स के लिए अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते तो छोटे मकान मालिकों को थोड़ी आसानी होगी। सही। और सैलरीड लोगों के लिए जो पर्क्स होते हैं, अनुलाभ, उसमें भी कुछ बदलाव? हाँ, उसमें भी कुछ लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 17(2)(3, उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की परिभाषा है। उसके लिए जो सैलरी की लिमिट पहले सिर्फ 50,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। 50,000 से सीधा 4 लाख? हाँ, इसका असर कुछ खास तरह के पर्क्स के टैक्सेबिलिटी पर पड़ेगा, वो अब कम लोगों पर लागू होगी। और एक और चीज़, विदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो टैक्स फ्री रिम्बर्समेंट मिलता था, उसकी लिमिट भी बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा। ये वाले बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 से। ठीक है, तो काफी सारी जानकारी हो गई। चलिए एक बार फटाफट मेन पॉइंट्स को समेट लेते हैं। क्विक रिकैप। जीएसटी में 22 सितंबर 2025 से दो मेन रेट्स 5% और 18%। हाँ, और लग्जरीज इन गुड्स पर 40%। और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों पर रेट कम होकर 5%। बिल्कुल। फिर इनकम टैक्स, एक नया सिंपल कानून आने वाला है। हाँ, 1 अप्रैल 2026 से उम्मीद है। कम सेक्शंस, टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट, फेसलेस असेसमेंट। और जो फौरी राहत है, बजट 2025-26 से नई रिजीम में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री। सैलरी वालों के लिए 12.75 लाख तक। और अपडेटेड रिटर्न अब 4 साल तक फाइल कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा टैक्स के साथ। सही। और टीडीएस में भी राहत। एलआरएस पर टीसीएस की लिमिट 10 लाख रुपए हुई। एजुकेशन लोन रेमिटेंस पर टीसीएस खत्म। किराए पर टीडीएस की लिमिट 6 लाख रुपए हुई। सीनियर सिटीजन की ब्याज आय पर 1 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं। और सैलरी वालों के लिए पर्क्स की लिमिट्स भी बढ़ी। ये ज्यादातर बदलाव 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो ये है भारत के 2025 के टैक्स सुधारों की एक कह सकते हैं मोटी मोटी तस्वीर। देखकर तो यही लग रहा है कि फोकस सिंप्लीफिकेशन पर है, राहत देने पर है और सिस्टम को मॉडर्न बनाने पर है। हाँ, इरादा तो नेक लगता है, सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना। लेकिन देखिए, किसी भी इतने बड़े सुधार का असली टेस्ट तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में होता है। सही बात है कि जमीनी हकीकत पर ये बदलाव कैसे काम करते हैं, अर्थव्यवस्था इस पर कैसे रिएक्ट करती है, और वो जो राज्यों के रेवेन्यू वाली बात थी, उस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, ये जो इतने सारे टैक्स बदलाव हो रहे हैं, खासकर जीएसटी का सरलीकरण और इनकम टैक्स में राहत, आपको क्या लगता है लंबे समय में ये लोगों के खर्च करने के पैटर्न को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को कैसे बदल सकते हैं? क्या ये भारत की इकोनॉमी को वो ग्रोथ देंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है, या फिर कुछ अनप्रत्याशित नतीजे भी सामने आ सकते हैं? सोचने वाली बात है। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ इतनी डिटेल में चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।